So this is a chapter explanation for class 10th economics chapter 1, that is development. The aspiration or desires of people about how they want to lead their lives are the goals for which they work. लोगों की जो इच्छा होती है कि वो लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, क्या क्या गोल्स हैं, उनको कैसे अचीव करना है, ठीक है. When people generate ideas to achieve those goals and to improve their present condition, then the development takes place. जब भी लोग कुछ आइडियाज़ जनरेट करते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी प्रेजेंट कंडीशन को बेटर करने के लिए, तब जाके क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो सकता है? डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल राउंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज सच एज फ्रीडम, पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सिक्योरिटी, लाइफ विद डिग्निटी एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मीन्स डेवलपमेंट, किसी भी नेशन का डेवलपमेंट तब बोला जा सकता है जब उस नेशन पे फ्रीडम होना चाहिए, हर किसी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए किसी भी डिसीज़न को लेके, लोगों में इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए, और लाइफ जो है एक डिग्निटी के साथ वहाँ पे लोग रहें और उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड हो वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए. डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स. सभी लोगों के पास डिफरेंट गोल्स होते हैं, जिससे क्या होता है, कई बार डेवलपमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रास्टिंग हो जाता है एंड कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है. मीन्स दो लोगों के बीच डेवलपमेंट का सेम मीनिंग नहीं होता है. जैसे और लैंडलेस रूरल, जो डेवलपमेंट है लैंडलेस रूरल के लिए, रूरल लेबरर्स के लिए, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होगा? मोर डेज ऑफ वर्क होना चाहिए उसके पास, बेटर वेजेस होना चाहिए, काम से अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए. नेक्स्ट क्या होना चाहिए? लोकल स्कूल्स इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स अवेलेबल होना चाहिए. There is no social discrimination and they too become leaders in the village. सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और हो सके तो वो भी उस विलेज का क्या वो होना चाहिए, लीडर्स बन सके. प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. अगर पंजाब में कोई प्रॉस्परस फार्मर है तो वो क्या चाहेगा? एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू higher support prices for their crops and through hard working and cheap laborers. तो वो चाहेगा कि उसको और भी ज़्यादा पैसा मिले. अगर मार्केट में वो अपने चीज़ों को सेल करने के लिए जाता है तो हायर सपोर्ट प्राइस मिले उसके क्रॉप के लिए, और उसको हार्ड वर्किंग और चीप लेबर्स मिल जाए अपना वर्क कराने के लिए. दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड. मीन्स अपने बच्चों को वो बाहर पढ़ने के लिए भेज सकें. अगर फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक गर्ल है जो है रिच अर्बन फैमिली से, तो उसके पास क्या उसका मोटो होगा या उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे? तो सी गेट्स एज मच एज फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ. सी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड. तो उसका ये लाइफ गोल्स रहेगा कि उसको उतना ही फ्रीडम मिले जितना उसके ब्रदर को मिलता है. एंड नेक्स्ट इज़ दैट she can studies in abroad. मीन्स वो बाहर जाके पढ़ सके. सो आगे एक और एग्जांपल है जिससे पता चलता है कि डेवलपमेंटल गोल्स के कारण लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होता है. जैसे और इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट वांट अ बिग डैम्स फॉर देयर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, बट डैम्स डिस्प्लेस लोकल कम्युनिटीज, सबमर्ज फॉरेस्ट लैंड एंड डिस्ट्रॉय होल इकोलॉजिकल सेटअप. So local people want small check dams or tank. एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है वो चाहता है कि एक बड़ा सा डैम बने जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो और उसका जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो. बट जब एक बड़ा डैम बनता है तो वहाँ पे बहुत सारा जो लैंड होता है वो क्या होता है, पूरे पानी में डूब जाता है. तो वहाँ पे अगर स्मॉल विलेजर्स हैं तो उनकी जो फार्मिंग वाली जो लैंड है वो उसमें सबमर्ज हो जाती है. तो इस हिसाब से जो उनका जो है लोकल पीपल के पास जो प्लेस है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है. उसमें इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाता है उनके वर्क में. सो दिस शोज द फॉलोइंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. नंबर वन, डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. अलग अलग लोगों के पास अलग अलग गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए.
and development for one may not be development for another, it may be even be destructive for the other. और एक के लिए जो डेवलपमेंट का गोल है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट का गोल हो ऐसा नहीं हो सकता। कई बार तो क्या होता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जनरली जो डेवलपमेंटल गोल होता है वो इनकम से रिलेटेड होता है। इनकम इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट एज इट कैन बाय मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि पैसे से मटेरियल गुड्स परचेस कर सकते हैं और सर्विसेज परचेस कर सकते हैं। तो इनकम जो होता है वो मेन गोल होता है। अपार्ट फ्रॉम द इनकम और क्या गोल हो सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम द इनकम पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। मीन्स ये सब भी उनको चाहिए होता है। This is because the quality of our life depends on material things like money, facilities, and non-material things like good working atmosphere, opportunity to learn, job, security, etc. मीन्स जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है वो मटेरियल थिंग्स पे तो डिपेंड करता है, जैसे मनी और फैसिलिटीज़ पे तो डिपेंड करता है, बट नॉन मटेरियल थिंग्स भी हैं। फॉर एग्जांपल एक अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न और जॉब सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। फॉर डेवलपमेंट पीपल look at a mixed goals, and developmental goals include both economic development and better quality of life। सेम वही लाइन है कि डेवलपमेंटल गोल्स में दो चीज़ें इंक्लूड होती है, एक तो पैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए वो बेटर होना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? नेशनल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The individual have different goals and their motive of national development is also likely to be different। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग गोल्स रहते हैं, तो डेवलपमेंट भी अलग अलग टाइप से हो सकता है। देयर गोल्स कैन ऑल्सो बी कॉन्फ्लिक्टिंग, और एक का गोल दूसरे के लिए गलत भी हो सकता है। देन अंडर नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी इज गिवन टू दोज गोल्स विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। नेशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या आएगा? वो आएगा जिससे कि ऐसा गोल जिससे कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट हो। टू चूज़ अ फेयर एंड जस्ट पाथ दैट बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज रिक्वायर्ड फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो एक बेटर पाथ चुनने के लिए, फेयर पाथ चुनने के लिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल का उसमें नेशनल डेवलपमेंट में होना रिक्वायर्ड होता है। अगर दो कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करना है कि वो कौन सी कंट्रीज़ ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग दो क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट क्राइटेरिया है कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होगा? नेशनल इनकम इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ ऑल्सो नॉन एज टोटल इनकम। मीन्स जो नेशनल इनकम होता है वो जैसे मंथली या एनुअल सैलरीज ले सकते हैं हर एक पर्सन की जो उस कंट्री पे रहता है, और कंट्री में जितने टोटल लोग हैं सबके टोटल इनकम को नेशनल इनकम बोलेंगे। कंट्रीज विथ हायर टोटल इनकम्स आर कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके और एंड जापान। तो यूएसए, यूके, जापान ये सब जो है वो हाई इनकम कंट्रीज़ है, तो टोटल इनकम्स इनकी हाई है, तो उनको हम लोग एज अ डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं, यूएसए, यूके और जापान को। फिर भी ये इफेक्टिव नहीं होगा। हाउएवर दिस इज़ नॉट यूजफुल मेजर एज कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। अलग अलग पॉपुलेशन होता है। अगर किसी कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सिंपल सी बात है कि टोटल इनकम ज़्यादा ही आएगा। एंड कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट स्टेट द एवरेज अमाउंट अर्न बाय अ पर्सन। तो अगर लोग ज़्यादा हैं तो टोटल इनकम तो ज़्यादा आएगा, बट एक एक पर्सन के पास जो अर्निंग अमाउंट होगा वो काफ़ी कम होगा। तो ऐसा कंपेयर करना सही नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो है कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम। Per capita income (PCI) gives a better comparison. It is calculated by dividing total income of the country by its total population। मीन्स पूरी कंट्री का जो टोटल इनकम आ रहा है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से पर पर्सन ऑन एन एवरेज कितना अर्न कर रहा है वो फाइंड आउट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पर कैपिटा इनकम, वर्ल्ड बैंक पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। मीन्स जो वर्ल्ड बैंक है वो अगर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट सबमिट करता है या बनाता है तो वो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ही बनाता है।
So per capita income gives a better comparison. It is calculated by dividing total income of the country by its total population. मीन्स जो टोटल इनकम अभी हमने डिस्कस किया था उसी टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना। तो उससे क्या होगा, एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन फाइंड आउट हो जाएगा। मीन्स एक पर्सन जो है किसी भी कंट्री में कितना इनकम करता है वो फाइंड आउट होगा। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल टू कंपेयर द नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश करती है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, उस बेसिस पे कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम $, में 49,300 पर एनम। अगर साल के 49,300 पर एनम है किसी भी कंट्री में लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है या उससे एबो है, देन उसको हाई इनकम और रिच कंट्रीज बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर वहाँ पे पर कैपिटा इनकम $, 2,500 या उससे कम है तो उसको लो इनकम कंट्रीज के कैटेगरी में रखेंगे। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2019 वॉज जस्ट $6,700 पर एनम। अगर इसको हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो पर कैपिटा इनकम आता है 46,622 पर मंथ। मीन्स ये भी एक कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम में आता है। The rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries. Generally जो कंट्रीज़ है उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, उसमें मिडिल ईस्ट एंड कुछ स्मॉल कंट्रीज़ है वो शामिल नहीं है। ये जो पिक्चर्स है वो डिफ़ाइन करता है कि अगर एक कंट्रीज़ में सारे सेम वर्क करते हैं, नो रिच एंड नो पुअर हैं, तो हमको जो पर कैपिटा इनकम है या एवरेज इनकम है वो सही उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, एक के पास ज़्यादा शेयर्स होती है, मीन्स एक के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बट नंबर ऑफ पीपल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग होते हैं उनके पास कम होता है। तो वहाँ पे जब हम लोग पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पे वो सही कंसिडर नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो किसी भी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को जज करने के लिए सिर्फ इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता। हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, तो एक क्राइटेरिया तो इनकम का था। अभी डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स बिसाइड इनकम। इनकम को छोड़ के और भी एट्रीब्यूट्स हैं। टू अंडरस्टैंड दिस अ कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स ही है, हरियाणा, केरला एंड बिहार। उसमें यहाँ पे लिखा है पर कैपिटा इनकम, जो 2018-19 का जो रिपोर्ट है उसमें पर कैपिटा इनकम एक है हरियाणा में है 2,36,000 अराउंड, एंड केरला में है 2,04,000 अराउंड, एंड बिहार में है 40,000 अराउंड। ये है पर कैपिटा इनकम का डाटा। इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा है वो अदर फीचर्स पे बेस्ड है, लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स अगर वहाँ पे 1,000 बच्चे अगर बोर्न हो रहे हैं, 1,000 चिल्ड्रन अगर बोर्न हो रहे हैं, तो उनमें से ऐसा तो नहीं है कि मतलब कितने चिल्ड्रंस उसमें से डाई कर जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे हरियाणा में अगर 1,000 बच्चे अगर बोर्न हो रहे हैं 2018 में तो 30 की डेथ हो जा रही है, केरला में ओनली 7 एंड बिहार में 32 की डेथ्स हो जा रही है। वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है कि मीन्स कितने परसेंट ऑफ जो पर्सन है वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, तो इसमें 82% हरियाणा में, केरला में 94% एंड बिहार में 62 है। मीन्स जो एजुकेटेड पीपल हैं वो बिहार में सबसे कम और सबसे ज़्यादा केरला पे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे केरला पे जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, 1,000 बच्चों में सिर्फ 7 की जान जाती है। और नेट अटेंडेंस रेशो रिलेटेड होता है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 14 and 15 ईयर्स अटेंडिंग द स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मीन्स अगर 14-15 ईयर्स वाले बच्चे हैं तो वो कितने परसेंट बच्चे अभी भी स्कूल अटेंड करते हैं। तो हरियाणा में 61% बच्चे, और केरला में 83%, और बिहार में 43% बच्चे जो हैं
वो अभी भी स्कूल अटेंड कर रहे हैं। तो इस डेटा से जो कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, that is per capita income is highest in Haryana and lowest in Bihar. That indicates employment status and scope of earning is quite less in Bihar. That means अगर इनकम कम है मीन्स वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो लो होगी। तो बिहार में तो लो है, हरियाणा में हाईएस्ट है। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इज़ लोवेस्ट इन केरला एंड हाईएस्ट इन बिहार। हाई IMR implies that health care facilities मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसको रिप्रेजेंट करता है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को। अगर वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है तो IMR वहाँ पे क्या होगा? हाई IMR हो सकता है, लो IMR होगा। एंड हाई पर कैपिटा इनकम डज नॉट गारंटी फॉर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। और अगर इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और थर्ड जो है वो है लिटरेसी रेट इज़ हाईएस्ट इन केरला and lowest in Bihar, and fourth is net attendance ratio is highest in Kerala and lowest in Bihar. So these aspects indicate that per capita income is not the best criteria to decide development. Means however other basic facilities and quality of life also matter much and must be properly counted to estimate proper development. Means development को अगर देखना है proper एक national या state की, तो हमको पर कैपिटा इनकम के अलावा और भी हेल्थ फैसिलिटीज़, बेसिक एजुकेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सबको भी कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ में मोर इनकम कैन बाय मोर फैसिलिटीज़ बट देयर आर अदर थिंग्स नीडेड टू लिव वेल सच एज क्लीन एयर, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स, protection from infectious diseases etc. सो ये सब टॉपिक्स है जो कि अवेलेबल होगा तो मीन्स क्या होगा, एक स्टेट बेटर डेवलप्ड माना जाएगा। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और ये जो छोटी छोटी फैसिलिटीज़ है वो एज ए गवर्नमेंट को इसको प्रोवाइड कराना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी और द कलेक्टिव बेनिफिट। स्टेट वेयर एडिकेट पब्लिक फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड हैव मोर प्रोग्रेस। और जिस स्टेट में ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा। ड्यू टू गुड बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड हाई लिटरेसी रेट। स्टेट्स वेयर there is good public distribution system PDS and health and nutrition where the health and nutritional states of the people is better। अगर PDS बेटर है तो वहाँ पे न्यूट्रिशनल लेवल जो होगा लोगों का वो काफ़ी अच्छा होगा। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ में 4 मेजर चीज़ें। नंबर 1 है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए उस स्टेट में। नंबर 2 बेसिक हेल्थ एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ होना चाहिए। नंबर 3 वहाँ पे बेसिक एजुकेशन अवेलेबल होना चाहिए। एंड नंबर 4 दैट इज़ सिक्योरिटी ऑफ लाइफ मीन्स लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। Then next topic है body mass index BMI. Body mass index is an international standard used to determine whether an adult person is undernourished or not. Means BMI एक ऐसा इंडेक्स है या ऐसा नंबर है जिससे पता चलता है कि जो पर्सन है, एडल्ट पर्सन है, वो अंडर नॉरिश्ड है या नहीं है, मीन्स फिट है या नहीं है। इफ़ वी डिवाइड द वेट ऑफ अ पर्सन मीन्स वेट ऑफ अ पर्सन लेना है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ हिज और हाइट का स्क्वायर करना है। वी गेट अ रेशो विच इज़ कॉल्ड BMI। तो उन दोनों को डिवाइड करने पे जो नंबर आएगा या जो रेशो आएगा उसको बोलते हैं BMI। सो फॉर्मूला फॉर BMI इज़ वेट इन kg डिवाइड बाय जो हाइट होगा वो मीटर में होगा, देन उसका स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द BMI। So this is an example. If a person have height of 152 centimeter, then it is converted in meter, that is 1.52, and the square of height will come 1.5 to multiply by 1.5, that is 2.31, and his or her weight is 60 kilogram. Then let's find out the BMI for that person, that is 25.96. This 25.96 is the BMI of this person. Let's see whether he is undernourished or with the good health.
So this is a table which you can refer to to check whether the person is malnourished or normal. Means, this is the data for the girls who belongs to the age group 14 to 18. If a girl, suppose a girl is of 14 to 15 year, then her BMI should be between 15.4 to 28.2. If it is 15 and less than 15.4, that means she is malnourished, that is she is underweight. And if the BMI comes out more than 28.2, then she is facing obesity. Okay, so these are the data given. For example, a girl is student 14 years 8 months, means she belongs to this category, and her BMI comes 15.2. 15.2 means it is less than 15.4, so we can say that she is undernourished. The same data are given for the boy. For the boy which who are in between the age 14 and 18, अगर 14 से 18 साल के बीच में है तो उनके लिए भी है कितना है, तो यहाँ पे BMI लिखा हुआ है. लेट अस कंसिडर अ बॉय ऑफ एज 15 years and 6 months. It's he belongs to the age between 15 and 16. So if his BMI is 28, 28 means it is more than 27.8. So we can say that he is overweight. For any other person, we can consider this BMI index, BMI scale, that any person whose BMI is, for any other person, if his BMI is between 18.5 to 25, then it is a normal condition. Less than 18.5, he will be undernourished, or we can say underweight, and more than 25, he will overweight. After that, next topic is human development reports. Human development reports पब्लिश करता है UNDP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसके अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी होता है, जिससे ये पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज कितनी डेवलप्ड है. तो उसमें 3 क्राइटेरियाज यूज़ होता है, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड है. लिविंग स्टैंडर्ड्स मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम. सेकेंड देखते हैं हेल्थ स्टेटस. हेल्थ स्टेटस मीन्स वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, और एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल देखते हैं. मीन्स वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, और वही जो एज ग्रुप है वो अभी स्कूल कितने % बच्चे वहाँ पे अटेंड करते हैं. तो ये 3 क्राइटेरिया है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 क्राइटेरिया वी कैन सी सम डाटा दैट इज published by Human Development Report 2020. So in this data, India has per capita income 6,681, and whatever the data is here, the rank is 130. India occupies 130th rank in SDI Human Development Index 2020. The Human Development Index considers public health, education, poverty level, inequality, and environmental aspects to measure the human development. Then the next topic is sustainability of development. डेवलपमेंट में ये जरूरी नहीं है कि पूरा जंगल को काट के और फटाफट डेवलपमेंट कर लें, उसका सस्टेनेबल होना भी ज़रूरी है. अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इज़ दैट रैपिड डेवलपमेंट इज़ यूजिंग अप नेचुरल रिसोर्सेज. अगर रैपिड डेवलपमेंट होगा तो नेचुरल रिसोर्सेज तो यूज़ होगा, वो भी फास्टर रेट में. दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, और ये सही नहीं है फॉर फ्यूचर जनरेशन. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर बेटर एग्जॉस्टेड फास्ट. एक्चुअली में क्या होता है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा. दिस रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एंड देयर इज अ फिक्स स्टॉक ओनली, और ये चीज़ें बहुत ही फिक्स स्टॉक में अवेलेबल है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर इज़ ओवर यूज्ड. जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ग्राउंड वाटर वो भी तो ओवर यूज हो रहा है. इट हैपन्स व्हेन ग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड मोर देन व्हाट इज़ रिप्लेनिश्ड बाय द रेन.
रेन से जितना ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ होता है उससे ज़्यादा अगर उससे ज़्यादा वाटर को अगर यूज़ कर लेते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ वे टू रिड्यूस दिस ओवर यूज़। तो इस ओवर यूज़ को ख़त्म करना मीन्स क्या होगा, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। ओवर यूज़ कहाँ पे देखते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर इन इंडिया है, तो इन इंडिया नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग इट्स ग्राउंड वाटर रिजर्व्स. It is particularly found in agriculturally prosperous regions of Punjab, Western Uttar Pradesh, and hard rock plateaus areas of Central and South. मीन्स एग्रीकल्चर के लिए वो लोग जो ग्राउंड वाटर है उसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेते हैं. Exhaustion of natural resources. According to World Energy Review, June 2018, the total reserves of the crude oil stock in world is going to last just for 50 years. Means in 2018 में जो रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से आफ्टर 50 years सारी कंट्रीज़ में ऑयल रिजर्व जो है वो ख़त्म हो जाएगी. जैसे फॉर मिडिल ईस्ट है तो उनके पास ऑयल रिजर्व सिर्फ 70 years का बम बाकी है, यूएसए के पास 10 years का बस बाकी है, और ओवरऑल वर्ल्ड का अगर एवरेज देखें तो 50.2 years के लिए बस बाकी है. The whole world is facing environmental degradation as it is not confined to any nation or state boundary. कोई भी environmental degradation होता है वो एक ही नेशन को इफेक्ट नहीं करता है, उससे सारे के सारे नेशंस अफेक्ट होते हैं, ये किसी बाउंड्री तक सीमित नहीं होता है. Then scientists, economists, philosophers and social scientists are working together to find the ways of sustainable development. तो सारे के cumulative efforts से sustainable development के तरीके ढूंढे जा रहे हैं. So this is chapter 2.